हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लब स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 कृतिका के पार्ट 3, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो इस पाठ को लेखक ने एक एकांकी के रूप में लिखा है, जो कि नाटक लिखने की एक शैली है। तो आप जितने भी आज तक आपने नाटक पढ़े होंगे या जितने भी नाटक आपने देखे होंगे, तो उसके कई सारे भाग होते हैं। बहुत बार पर्दे गिरते हैं, उसके बाद दूसरा भाग शुरू होता है। तो एकांकी उस प्रकार का नाटक है जिसमें कि एक भाग में ही पूरा नाटक दिखाया जाए या लिख दिया जाए, तो उसे ही हम एकांकी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने जो समाज में स्त्रियों के प्रति जो व्यापक एक मानसिकता चली आ रही है रूढ़िवादी सोच की, उस पर चोट किया है, उस पर प्रहार किया है। और स्त्रियों के शिक्षा पे खासा ध्यान दिया गया है। और जो स्त्रियां शिक्षा पाती है उसके बाद उन्हें क्या समस्याएं उठानी पड़ती है और उन समस्याओं से वे कैसे आत्मविश्वास और साहस के साथ लड़ सकती है, अपना साहस दिखा सकती है, उस पर भी इस नाटक के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में हुआ और इन्होंने अपना शरीर 1978 में त्याग दिया और इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में हो गई। सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जन्म खुर्जा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बचपन से ही नाटक में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते थे। और बचपन से ही इन्हें नाटक लिखने और खेलने का शौक था, इसीलिए ये नाट्य लेखन बचपन से ही किया करते थे और उसका निर्देशन भी करते थे और उसमें भाग भी लेते थे, अभिनय भी किया करते थे। आगे चलकर यही शौक उनके सृजन में परिणत हो गया। तो आगे चलकर इन्होंने अपना जीवन इसी में लगाया और इसी काम को ये करने लगे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित थे। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो नाटक आप देखेंगे उसमें विविधताएं मिलेगी, अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में वे उसमें वर्णन किया करते हैं। और वे ऐतिहासिक नाटक लिखने के साथ साथ जो समाज में जो समस्याएं हैं, कुरीतियां फैली हुई है, जो लोगों की मानसिकता है, पुराने सोच रखते हैं, इस पे भी जो वे छोटे छोटे नाटक लिखा करते थे, जो कि एक एकांकी के रूप में रहता था। और उनके कुछ जो व्यंग थे, जो नाटकों में वे व्यंग क्या करते थे, वैसे नाटक कुछ प्रसिद्ध हुए, जो कि उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हम जानते हैं। कोणार्क, दशरथ नंदन, सरदिया, पहला राजा, ये इनके कुछ नाटक थे। और भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये एकांकी संग्रह है। तो चलिए स्टूडेंट, अब पाठ को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कुछ भी खुला हुआ है, कॉपी किताब, सभी को बंद कर ले, अपने कानों में ईयरफोन लगा ले और शांति से इस पाठ को सुने। उसी में आपको यह पाठ पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस पाठ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। एक एक जो वाक्य है उसे आपके बीच समझाऊंगा। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो नाटक का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाया गया है कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो दृश्य में दिखाया गया है कि एक मामूली से सजा हुआ एक कमरा है, जिसमें कि एक इंसान अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। वे कुछ आधे उम्र के लग रहे हैं, लगभग 40-45 साल के वे उम्र के लग रहे हैं। और वे एक तख्त को पकड़े हुए आ रहे हैं और उस तख्त को दूसरी तरफ से उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो तख्त यहाँ पे टेबल को कहा गया है, वे टेबल लेके उस जगह पे आ रहे हैं। तो अब बाबू बोलते हैं, जो वो घर के मालिक हैं, वे बोल रहे हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। तो तख्त को कहते हैं उधर मोड़ दे, बस बस, नौकर से अपने बोल रहे हैं। तो नौकर बोलता है, बिछा दूं साहब। नौकर तब कह रहा है कि बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, जरा तेजी से वो बोल रहे हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू क्या देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो अब बाबू कह रहे हैं जरा तेज आवाज में, गुस्से से कह रहे हैं,
तो यह जो हम टेबल लाए हैं इसको लाए क्यों हैं? और जो परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही थी तो क्या तुम देर से आया है? तो उसे वह बेवकूफ़ कह रहे हैं और कहते हैं कि इतना जो हमने पसीना बहाया किस लिए बहाया है? तब नौकर बोलता है तख्त बिछाते हुए ही। तब वो तख्त बिछाता है और वो मुस्कुरा रहा है। तो बाबूजी फिर से बोलते हैं हंसता क्या है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाते थे लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर। हाँ 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 बस। तो जब वो उनका नौकर हंस रहा था और इन्होंने जब कहा था कि इतना जो पसीना बहाया है, तो वह कहते हैं कि ये तुम जो हंस रहे हो और सोच रहे हो कि मैं थक गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमने भी अपने जवानी में बहुत सारी कसरतें की हैं और हम मटके से, जो यहाँ कलसा कहने का अर्थ जो आप मटके देखते हैं, उससे यह नहाया करते थे लोटों की तरह। ऐसा उससे नौकर से कह रहे हैं और वो जो टेबल है उसको सही करने के लिए कह रहे हैं। और सुन, बहू जी से दरी मांग इसके ऊपर बिछाने के लिए। और कहते हैं जो बहू जी हैं, मालकिन हैं, उनसे जाके दरी मांगा और जो इस पे बिछाने के लिए, और चादर भी लेके आ। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। तो कहते हैं जो इस पे बिछाने के लिए चादर और दरी दोनों लेके आ। नौकर जाता है। बापू साहब इसी बीच मेज पोसी ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, जो बाबू साहब यहाँ पे कहा गया है वो राम स्वरूप के लिए कहा गया है। दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो जब नौकर जाता है और उधर से खाली हाथ आता है और उनके साथ जो उनकी पत्नी है प्रेमा आ रही थी, और वे कुछ उनके स्वभाव से, भाव से लग रहा है कि वह किसी काम में व्यस्त है, और जो नौकर है वह खाली हाथ आता है। तो राम स्वरूप उसके दोनों हाथों को देखते हैं और तब प्रेमा क्या बोलती है चलिए जानते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी में। तो प्रेमा कहती है तुम मुझे यह बताओ, तो राम स्वरूप से कह रही है कि इस वक्त आपको धोती की जरूरत क्यों पड़ गई जल्दी में। और जल्दी में वह कुछ बोल रही है, तभी राम स्वरूप उनके बात को काटते हैं और कहते हैं धोती, और वे क्वेश्चन करते हैं धोती। प्रेमा तब बोलती है हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। और उनकी पत्नी तब बोलती है हाँ हाँ धोती अभी तो ही बदले थे, फिर धोती क्यों मांग रहे हो? तो राम स्वरूप कहते हैं लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? राम स्वरूप बोलते हैं तुमसे जो यह धोती की तुम बात कर रही हो, इस धोती को तुमसे मांगा किसने? प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन। तो नौकर का नाम रतन है और बोल रही है यह रतन जो यह नौकर है, इसी ने तो कहा था कि आप धोती मांग रहे हैं। राम स्वरूप कहते हैं क्या बे रतन, तेरे कान में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। राम स्वरूप कहते हैं तुम्हारे कान में क्या डांटें लगी हुई है कि तुम्हें सुनाई सही से नहीं देता? मैंने धोबी के यहाँ से चादर के लिए कहा था और तुम धोबी की जगह धोती सुन लिया क्या? अब तुम्हारे लिए अब जो अलग से एक दिमाग में कहाँ से लाऊं? तो राम स्वरूप उस पे रतन है उस पे क्रोध कर रहे हैं। तो प्रेमा बोलती है अच्छा जा पूजा वाली कोठरी से लकड़ी के बक्से के ऊपर धुली हुई कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चादर उठा ला। तो प्रेमा कहती है रतन से अच्छा कोई नहीं, जा जो पूजा की कोठरी है उसमें लकड़ी का जो वह बक्सा बना हुआ है, बॉक्स है, उसके ऊपर बहुत सारे चादर रखे हुए हैं, उसी में से एक उठा ला। तब रतन बोलता है दरी कहाँ से लूँ? तो प्रेमा बोलती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह तो पड़ी है। तो राम स्वरूप बोलते हैं दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। और कहते हैं रतन चादर के बाद तू जा और बीबी जी जो कि राम स्वरूप की बेटी है उनके रूम से हारमोनियम और सितार उठा ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो नौकर जो उनका है वो जाता है और हारमोनियम और सितार लाने के लिए, और इधर राम स्वरूप और प्रेमा तख्त पर दरी बिछा रहे हैं। और प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। और कहती है जो तुम्हारी बेटी है लाडली, जिसको तुम बहुत लाड प्यार करते हो, वह तो उधर मुंह फुलाए बैठी है। तो राम स्वरूप बोलते हैं मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारा मेहनत बेकार जाए तो मुझे मत दोष देना। तो राम स्वरूप कहते हैं मुंह फुलाए अगर वो बैठी है
और तुम ऐसी माँ हो कि उसे तुम समझा भी नहीं सकती हो। कुछ लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं, इसकी ही वहाँ पे बात चल रही है। और तब रामस्वरूप कहते हैं, अगर इस बार जो यह हमने रिश्ता देखा है, अगर ये इस बार लड़के वाले अगर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, तो इसका दोष हमें मत देना। प्रेमा कहती है, फिर तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री संबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री संबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तो अब प्रेमा कहती है कि मुझे मत कुछ कहो, मैंने तो जितने भी यत्न, जितने भी तरीके हैं वे सब करके हार चुकी। और ये जितना भी ये लाड़ प्यार और जितने भी तुम्हारी बेटी के नखरे हैं, ये सब तुम्हारे कारण नहीं है। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर ऐसा करवा दिया है। और कहती है, हमारा जो जमाना था वो अच्छा था, हम सिर्फ अ ई पढ़ लेते थे और स्त्री संबोधन बहुत हुआ तो पढ़ लेते थे, वही काफ़ी था। उसी में हम इतनी शिक्षा पा लेते थे कि जो आजकल के बच्चे जो बीए एमए कर रहे हैं, इसमें भी वो बातें नहीं लिखी हुई है। तो रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बज रहा है ना। तो रामस्वरूप कहते हैं, जरा देखो तो ग्रामोफोन क्या बज रहा है। प्रेमा बोलती है, क्या? तो प्रेमा बोलती है, क्यों? तो रामस्वरूप बोलते हैं, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। तो यहाँ पर वे मजाक कर रहे हैं कि देखो कहीं ग्रामोफोन बज तो नहीं रहा है। तो प्रेमा बोलती है, क्यों, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। तो वह बोलते हैं, नहीं नहीं, दो प्रकार का होता है, एक तो जिसको इंसानों ने बनाया है, जिसको अगर आप जब चाहे बजा सकें और जब चाहे बंद कर सके, लेकिन एक ग्रामोफोन तुम हो जो अगर उसमें एक बार रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लेती है। तो प्रेमा बोलती है, हटो भी, तुम्हें ठठोलियां ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों को आने में। तो प्रेमा बोलती है, आप जरा मजाक करना बंद कीजिए और अपनी बेटी को जाके समझाइए, क्योंकि लड़के वालों को आने में ज्यादा देर बची नहीं है। तो रामस्वरूप कहते हैं, तो क्या हुआ? तब प्रेमा बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल की लड़कियां कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तब जब रामस्वरूप कहते हैं कि तो क्या हुआ, लड़के वाले आ रहे हैं, तो प्रेमा कहती है, तो आप ही ने तो कहा था कि उसे जरा ठीक ठाक सजा धजा कर रखना, लेकिन आपकी जो बेटी है उसके सामने मैंने जब पाउडर रखा तो वह मुंह लपेट कर सो गई, मतलब दुखी होकर लेट गई कि मुझे यह मेकअप वेकअप नहीं करना है। तो रामस्वरूप बोलते हैं, ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चलता है। तो कह रहे हैं, ना जाने मेरी बेटी कैसी है, नहीं तो आजकल की लड़कियां तो हर समय श्रृंगार ही करती रहती है, और उसी के सहारे तो आजकल जो ये पाउडर मेकअप का बिजनेस है ये चल रहा है। तो प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो प्रेमा कहती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अगर इसे एंट्रेंस इंटर तक ही पढ़ा के रोक लेते तो लड़की जो यह है हमारी बेटी अपने हाथ में रहती, अपने काबू में रहती, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो रामस्वरूप बोलते हैं, बात काटते हुए, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं? कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से ही सब कुछ उगल देती हो, उनके आने तक ना जाने क्या क्या हाल करोगी। प्रेमा बोलती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसा तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो अब वह थक हार के बोलती है, चलो अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली, मुझे अपना काम बता दो, मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ वही करूंगी और मैं बोलूंगी कुछ नहीं अभी से। तो रामस्वरूप बोलते हैं, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसी कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। रतन तब आता है, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा उधर से चादर बिछाते हुए। तो रामस्वरूप कहते हैं,
कि तुम जाओ प्रेमा और उमा को जैसे है वो पाउडर अगर नहीं लगाए तो सही, लेकिन उसे अच्छे से सजा के ले आओ नीचे। वैसे भी कौन सी बुरी हमारी बेटी है, और साथ में उस पान के साथ उसे भेज देना। और नाश्ते तैयार है ना। तभी रतन आता है और जो हारमोनियम और उन्होंने संगीत के लिए वे रखता है और चादर बिछाने लगते हैं वे दोनों। तब प्रेमा बोलती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया नहीं। तो प्रेमा कहती है नाश्ता का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पहले से ही रेडी है, बना हुआ है, और नमकीन भी है, फल भी रखे हुए हैं, चाय भी तैयार है, टोस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन मक्खन मक्खन जो है अभी तक नहीं आया। तो रामस्वरूप बोलते हैं क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाने जाए या यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए 100 नखरे के मारे। तो अब वो कहते हैं कि मक्खन जो है अभी तक नहीं आया और तुम यह बात अभी हमसे कह रही हो। अब जो यह रतन है, यह नौकर अभी पहले यहाँ हमारा काम करेगा या मक्खन लाने जाएगा? जो रतन है यह एक दफ्तर का चपरासी है जो एक दिन के लिए इनके काम करने आया है, और वो भी कितने मनाने के बाद, 100 नकलों के बाद यह पहुंचा था। और क्या चाहती हो कि यह घर का काम करे कि इतना दूर मैं इसे भेजूं मक्खन लाने के लिए? तो प्रेमा बोलती है यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ ही है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीजें खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। तो प्रेमा जो बोली कि सब कुछ तो इस कमरे में सजा धजा ही है और सब कुछ पहले से ठीक ही है, और जो रतन को बाजा और सितार लाना था वो भी इसने ला ही दिया है, और जो नाश्ता है बगल वाले कमरे में रखा हुआ ही है, अगर जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, और एक आध जो काम है वे तुम खुद से कर लेना और रतन को भेज दो मक्खन लाने के लिए। तो रामस्वरूप बोलते हैं हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो रामस्वरूप थोड़े गुस्से में कह रहे हैं कि हाँ वैसे भी तो गोपाल प्रसाद और उनका लड़का है, 2 लोग ही आने वाले हैं, आप जरा उमा से कह देना कि करीने से जरा लहजे से आए, अच्छे से आए। और कह रहे हैं कि उनको बड़ा गुस्सा आता है जो वे राम गोपाल प्रसाद हैं और उनके लड़के पे, कि वे भले बहुत ही पढ़े लिखे तो हैं, अच्छे सोसाइटी में जाते हैं, सभी बड़े बड़े लोगों के साथ ऊंचे जो विचार रखते हैं उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका खुद का जो विचार है वे दकियानूसी पुराने सोच के आदमी हैं, और खुद बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन वे लड़कियां चाह रहे हैं ऐसी पढ़ी लिखी हो कि बहुत ही वे कम उसके पास जानकारी हो। तो इस बात पे रामस्वरूप को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो प्रेमा बोलती है और लड़का? तो प्रेमा कहती है गोपाल प्रसाद के बारे में तो आपने बताया, लेकिन लड़का क्या करता है? तो रामस्वरूप बोलते हैं बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूर हूं, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसा कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रामस्वरूप कहते हैं अपनी पत्नी से तुम्हें बताया तो था जो लड़का है ये बीएससी करने के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, और उसका कहना है, और कहते हैं कि बाप अगर शेर है उसका तो वो सवा शेर है, और उसका कहना है कि शादी करनी दूसरी बात है और पढ़ाई लिखाई करना दूसरी, ये दोनों को आप एक तराजू पे नहीं तौल सकते हैं। और कहते हैं मजबूरी है कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर रहा हूँ, नहीं तो इन दोनों बाप बेटों को मैं ऐसा सबक सिखाता। तभी रतन आता है, रतन बोल रहा है जो अब दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा है, जो कि अभी चुपचाप खड़ा है, वह बोलता है बाबूजी बाबूजी। तो रतन कह रहा है बाबूजी से, बाबूजी बाबूजी बोल रहा है। तो रामस्वरूप बोलते हैं क्या है? रतन बोलता है कोई आते हैं। तो रतन कह रहा है लगता है कोई आ रहा है। तो रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, तो रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांकते हैं और जल्दी से अपना मुंह अंदर की ओर करते हैं। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। और कहते हैं प्रेमा वे लोग आ गए,
नौकर पर नजर पड़ते ही नौकर को देखते हैं और कहते हैं, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर देगा। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है तो नौकर से कहते हैं कि तू अभी तक यहीं खड़ा है, क्या मक्खन लेने के लिए जा, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना। और प्रेमा से वे कहते हैं कि उमा को जरा समझा देना कि वे कुछ गाना गा दे लड़के वालों के सामने। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है, तो प्रेमा जल्दी जल्दी से अंदर की ओर जाती है और बाजा जो ढका हुआ है धोती से उसमें उसके पांव अटक जाते हैं। तब प्रेमा बोलती है, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। प्रेमा कहती है उह करते हुए कि वो जो रतन है कमबख्त बाजा को नीचे रख के ही चला गया। रामस्वरूप बोलते हैं, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। तो रामस्वरूप बोलते हैं, तुम यहाँ से जाओ, मैं इस बाजे को ठीक कर देता हूँ, ऊपर रख देता हूँ। तो प्रेमा जाती है और बाबू जो रामस्वरूप है वे बाजे को सही से रखते हैं। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रामस्वरूप, हाँ हाँ आइए आइए, हाँ हाँ। तो रामस्वरूप जो वे लोग आए थे उनको कहते हैं, हाँ हाँ आइए आइए, जल्दी से आइए, बैठिए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाला नौजवान में से है, आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर उसकी खासियत है। तो लेखक ने कुछ ऐसा वर्णन किया है उन दोनों लोगों के बारे में, गोपाल प्रसाद के बारे में। वह कह रहे हैं कि वे एक चतुर लोग दिखाई पड़ रहे हैं और उनके आवाज से लग रहा है कि वे काफी अनुभवी हैं। और उस लड़के के बारे में बताया गया है कि हर बात में वह खीस निपोरने वाला है और उसकी आवाज बहुत ही पतली, खिसियाहट भरी, मतलब हर समय बात करते समय गुस्से में रहने वाली आवाज है। और झुकी कमर, इस वाक्य से लेखक का अभिप्राय है कि वह उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है। ऐसा गोपाल प्रसाद और उनके लड़के को बताया है। तो रामस्वरूप कह रहे हैं अपने दोनों हाथों को मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए। गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बैठ गिर पड़ती है। तो रामस्वरूप उन लोगों को बैठने के लिए कहते हैं। तभी जो गोपाल प्रसाद हैं उनकी जो वो छड़ी लेके चल रहे थे वे गिर जाती है। तो रामस्वरूप बोलते हैं, यह बेत लाइए, मुझे दे दीजिए, कोने में रख देता हूँ। सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तो रामस्वरूप बेत को सही से रख देते हैं और पूछते हैं, आप लोगों को मकान ढूंढने में, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तब गोपाल प्रसाद थोड़ा खंखार कर बोलते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो वह थोड़ा खंखार कर बोलते हैं, नहीं नहीं, जगह खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो टांगा वाला था उसको रास्ता पता था और वैसे भी हमें आना यहीं था, तो रास्ता भूलते कैसे? तो रामस्वरूप बोलते हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने तो आपको तकलीफ दे दी। तो वह अनुनय भरे स्वर में निवेदन पूर्वक बोलते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी हुई जो आप यहाँ आए, इस चलते मैंने आपको कितनी तकलीफ दे दी। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि तकलीफ कोई भी नहीं हुई, जैसे आपको अपनी बेटी की शादी करनी है वैसे भी तो मुझे अपने लड़के की शादी करनी है, बल्कि यह कहना चाहिए कि हमने कहीं तो आपको तकलीफ नहीं दे दी। तो रामस्वरूप बोलते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि यह लीजिए, आपने तो उल्टा मुझे ही कांटों में घसीटने लगे। और थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, तो कुछ देर बाद लड़के की ओर मुंह करते हुए अब रामस्वरूप बोल रहे हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? तब रामस्वरूप कहते हैं, और बताइए शंकर बाबू, लड़के से पूछ रहे हैं कि इस बार जो आपने छुट्टी ली है यह कितने दिनों की है? तो शंकर बोलता है, जी कॉलेज की छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो कहते हैं, मैंने कॉलेज से कोई छुट्टी नहीं ली है, ये अभी छुट्टी चल रही है, वीकेंड है, उसमें मैं चला आया हूँ। तो रामस्वरूप बोलते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा? तो शंकर बोलता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर बोलता है, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ।
तो फिर शंकर बोलता है हाँ हाँ 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो रामस्वरूप के समझ में कुछ बात नहीं आती है कि इसका तो अब कोर्स खत्म होने में साल भर का ही बचा है, लेकिन यह साल 2 साल क्यों बोल रहा है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे कि वैसे ही भूख। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं दरअसल यह 1 साल बीमार हो गया था, इसीलिए इसका जो कोर्स साल भर में खत्म होने वाला था अब उसमें 2 साल लगेंगे। और आजकल के बच्चे की आप बात क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर खाना खाते हैं, कुछ करते हैं तो यह बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन अब वह अपने जमाने की बात कर रहे हैं कि उस समय वे स्कूल से लौटने के बाद रास्ते में दर्जन भर कचौड़ियां खाते थे, और उसके बाद जब वह घर आते और खाना खाने बैठते फिर भी वो जितना खाना खाते थे उतना खाना खा लेते थे। तब रामस्वरूप बोलते हैं कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं जनाब हाल यह था कि 4 पैसे की ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बतूरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है तो कहते हैं कि हम अपने समय में जो बलाई आती है, बलाई एक प्रकार की मिठाई है जो 4 पैसे में ढेर सारी आती थी, वे यह खा लिया करते थे और लगभग ये 50-100 आम बात है, यह खा लिया करते थे। और उस समय तो स्कूल में कोई खेल नहीं होता था, तब भी इन्हें देखकर कोई कमजोर नहीं कर सकता था। तो शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। तो शंकर और रामस्वरूप जो है ये अपनी डींगे हाँक रहे थे और अपनी बड़ाइयाँ किए जा रहे थे। खीसे निपोड़ना मीन्स बड़ाइयाँ करना, तो वे किए जा रहे थे। तब रामस्वरूप बोलते हैं जी जी हाँ हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी है, हाँ हाँ। तो रामस्वरूप उनके बातों को हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे और कह रहे थे हाँ उस जमाने की जो आप बात कर रहे हैं उस समय की बात ही कुछ और थी। तब गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज में कहते हैं और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ गया कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबिल नहीं कर सकेंगे। तो वह अपनी बड़ाई में कहते हैं कि पढ़ाई तो हम इतना करते थे कि अगर एक बार बैठ जाते थे तो 12 घंटे तक सिटिंग मतलब बैठे रहते थे। और उस समय जो हम मैट्रिक में जितनी अंग्रेजी अच्छी लिखा करते थे, आजकल के लोग तो जो एमए वाले भी हैं वो भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो रामस्वरूप फिर से हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हाँ यह तो है ही। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो जब्त करना मुश्किल हो जाता है। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि माफ कीजिएगा, लेकिन जब मैं उस जमाने की बात कहता हूँ तो अपने बारे में बयां नहीं कर पाता हूँ, बता नहीं पाता हूँ। रामस्वरूप फिर से हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना, हाँ। शंकर भी ही करता है, तो शंकर भी हंस रहा था। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए। तो उसके बाद जो गोपाल प्रसाद हैं उनका आवाज और तरीका दोनों में बदलाव आता है और वे कहते हैं अच्छा तो बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो कहते हैं कि बिजनेस जो आपका है उसके बारे में बातचीत अब कर ले। तो रामस्वरूप बोलते हैं चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओहो अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। तो रामस्वरूप जरा चौंकते हैं, कहते हैं बिजनेस, एक सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बिजनेस की बात करना है, लेकिन जरा कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं, तो रामस्वरूप उठते हैं और नाश्ता लेके आते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि ये सब जो तकलीफ आप क्यों उठा रहे हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ तकल्लुफ किस बात की, हाँ यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। अंदर आते हैं तो रामस्वरूप बोलते हैं कि इसमें तकलीफ कैसी, यह तो बहुत ही गर्व की बात है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। और वे अंदर की ओर जाते हैं और
कहते हैं माफ कीजिएगा, मैं तुरंत ही हाजिर हो रहा हूँ। तब गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद दबी आवाज में शंकर से कुछ कह रहे हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान भी हैसियत से बुरी नहीं मालूम होती है, पता चले लड़की कैसी है। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कह रहे हैं कि यह आदमी दिखने में तो भला ही लगा है, मकान वकान सब कुछ तो इसके पास सही है, लेकिन अब जरा लड़की को देखते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। शंकर बोलता है अपने पिता से, कुछ खांक कर इधर उधर देखते हुए वह जी बोलता है। गोपाल प्रसाद फिर कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे से कहते हैं, क्या हुआ, तुम सही से कुछ बोल नहीं रहे हो? तो शंकर कहता है, कुछ नहीं हुआ मुझे। गोपाल प्रसाद फिर अपने बेटे से कहते हैं, झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधे करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते थे कि शंकर की बैकबोन। इतने में ही बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रखते हैं। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो झुककर क्यों बैठे हो, तुम अभी ब्याह जो अपनी शादी तय करने के लिए आए हो, तो थोड़ा अंदर से आत्मविश्वास के साथ बैठो। तुम्हारे दोस्त सही ही कहा करते हैं कि तुम्हारे बैकबोन, मतलब कह रहे हैं तुम में साहस कोई भी काम करने की नहीं है। इसी बीच में जो राम स्वरूप हैं वे आते हैं और अपने हाथों में उन्होंने चाय पकड़ी हुई है और वे उसे मेज पे रखते हैं। गोपाल प्रसाद फिर बोलते हैं, आखिर आप माने नहीं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं राम स्वरूप से, आखिर आप माने नहीं और चाय ले ही आए। तो राम स्वरूप बोलते हैं चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो राम स्वरूप जो है वे उन्हें चाय पिलाते हैं और उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो विलायती चाय जिसमें सिर्फ उसमें दूध नहीं डाला जाता है उसे विलायती चाय कहते हैं, और जो हिंदुस्तानी चाय है उसमें दूध का प्रयोग होता है, उसे हम हिंदुस्तानी चाय कहते हैं। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह फैशन समझ नहीं, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के ही लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? तो कहते हैं, नहीं, मुझे हिंदुस्तानी चाय ही पसंद है, जिसमें आप आधा दूध डालिए और आधी चाय डालिए और चीनी जरा ज़्यादा डालिएगा। और कहते हैं आजकल का जो यह नया फैशन चला है कि चाय में दूध भी कम और पानी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और चीनी भी कम, तो ऐसी चाय पिए ही क्यों? तो राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, कहते तो आप सही हैं। तो राम स्वरूप कह रहे हैं, हाँ गोपाल प्रसाद जी, आप बातें तो सही ही कर रहे हैं। प्याला पकड़ाते हुए और चाय की प्याली जो है वह गोपाल प्रसाद को राम स्वरूप पकड़ाते हैं। तो शंकर बोलता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो शंकर बोल रहा है, जब उसके पिताजी बोलते हैं कि मुझे चीनी ज़्यादा पीनी है चाय में, तो वह बोलता है सरकार, मैंने सुना ऐसा है कि सरकार जो है ज़्यादा जो चीनी पीते हैं उस पर टैक्स लगाने वाली है, चीनी पे। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद अपने बेटे की बात पर कहते हैं, सरकार को जैसा भी टैक्स लगाना है लगाए, लेकिन सरकार को अगर अपनी आमदनी, अपनी इनकम आय बढ़ानी है तो एक टैक्स जरूर लगाना चाहिए। तो राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? तो राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से पूछते हैं, वह कौन सा टैक्स है? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जो खूबसूरती है इस पे ही टैक्स लगा देना चाहिए, कि जो ज़्यादा खूबसूरत होगा उसको उतना टैक्स देना होगा। तो जैसा कि अब तक यहाँ तक आपने जो पाठ को पढ़ा, इससे आप समझ गए होंगे कि गोपाल प्रसाद की हर बात ऐसी सोच से जुड़ी हुई है कि जिससे लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति उनकी जो छोटी सोच है उसको बयां किया गया है। वे हर बात से लड़की कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत है तो उस पर टैक्स लगा देना चाहिए, तो लड़की को उन्होंने एक मजाक के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। इससे उनकी जो छोटी सोच है उसके बारे में हमें पता लग रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि लड़कियों के जो मेकअप है उस पर यह कमेंट करेंगे, उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं वो। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले क्यों भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह
अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ेगी। तो कहते हैं और टैक्स कोई भी बांधा नहीं रहे, जो औरतें हैं वे अपने हिसाब से दे सके, जिसको जितना टैक्स देना है, जो जितनी खूबसूरत होगी वह उतने टैक्स देगी। तो औरतें खूबसूरत दिखने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखने के लिए, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो मैं ज़्यादा टैक्स दूंगी, तो इस तरह सरकार की आमदनी बहुत ही बढ़ जाएगी। तो रामस्वरूप बोलते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल की यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तो रामस्वरूप हंसते हुए, जोर से हंसते हुए कहते हैं, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और हम जिस समय हम लोग थे उस समय जो यह खूबसूरती की बात है, इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए लीजिए, और जो तस्तरी है जिसमें नाश्ता रखा हुआ है, वे गोपाल प्रसाद की ओर रामस्वरूप बढ़ाते हैं और कहते हैं, इसे जरा ग्रहण कीजिए, इसे लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो गोपाल प्रसाद समोसा लेते हैं और कहते हैं, जी हाँ, आपने बहुत सही कहा, हमारे जमाने में कभी कोई खूबसूरती को नहीं देखता था। तो रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब उनकी ओर देखते हुए बोलते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं, आपका क्या ख्याल है खूबसूरती के बारे में शंकर बाबू? तो शंकर बोलता है, किस मामले में? तो शंकर कह रहा है, किस बारे में मेरा ख्याल? रामस्वरूप बोलते हैं, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि यही जो शादी आप तय करेंगे, इसमें लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, इसका हिस्सा कितना होना चाहिए? लड़की ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए या और कुछ? तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं बीच में ही रामस्वरूप के बात को काटते हुए बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। तो कहते हैं, यह बात जो आप बोल रहे हैं, यह शादी की बात दूसरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसी भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो गोपाल प्रसाद उनके बात को काटते हुए कहते हैं कि वैसी खूबसूरती की बात दूसरी है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की खूबसूरत भले ही ना हो, लेकिन मेकअप वेकअप लगा के भी वह खूबसूरत दिखनी चाहिए। अगर मैं मान भी जाऊं कि लड़की खूबसूरत नहीं है, लेकिन घर की जो औरतें हैं वे राजी नहीं होगी, उनको लड़की खूबसूरत ही चाहिए। तो यहाँ से आपको पता लग चुका होगा कि गोपाल प्रसाद एक तरफ तो मेकअप के खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर कॉमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन जब अपनी बात आई, उनकी अपनी बहू की बात आई, तो उससे यह मुकर गए और कहते हैं रामस्वरूप से कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, वह दिखने में अच्छी तो लगती है ना? तो रामस्वरूप बोलते हैं, जी हाँ, वह तो आप अभी देख ही लीजिएगा। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही मानिए। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि अगर आपसे इतनी देर से हमने बात की है और आपने कह दी, तो यह एक रस्म ही समझिए, आपकी लड़की जो है वह खूबसूरत होगी ही। तो रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, हाँ हाँ। तो रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ, आपने यह बात कह दी, यह हमारे ऊपर एक एहसान है। तो गोपाल प्रसाद फिर बोलते हैं, और जायका जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि जो हमने जन्म पत्र भेजा था वे लड़की और मेरे शंकर का मिल ही गया होगा। तो रामस्वरूप बोलते हैं, जी जायचे का मिलन क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो कहते हैं कि सभी जन्म पत्र में जितने भी सभी चीजें हैं वे लड़के और लड़की की मिल गई, जैसे ही मैंने उसे भगवान के चरणों में रखा, सब कुछ सभी गुण लड़के और लड़कियों के मिल गए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है वह तो गलत है ना? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और थोड़ी देर तक वह रुकते हैं और फिर बोलते हैं कि अच्छा, ये जो मेरे कानों में यह भनक आई है, बातें आई हैं, यह गलत तो है ना? तो रामस्वरूप चौंक कर, क्या? तो रामस्वरूप कुछ चौंक जाते हैं कि किन बातों की यह बातें कर रहे हैं, और पूछते हैं क्या बातें हैं, और पूछते हैं क्या बात है। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यही पढ़ाई लिखाई के बारे में।
जी हाँ, साफ बता दिया है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? तो कहते हैं कि यही जो मैंने सुना है कि आपकी बेटी जो पढ़ी लिखी है, यह तो नहीं है ना? और मैं आपसे पहले ही कह दिया हूँ कि मुझे पढ़ी लिखी जो बहू है वह नहीं चाहिए। कौन साहब, जो साहब लोग हैं, मेम साहब हैं, उनके नखरे को उठाएगा? और बहुत से बहुत आपकी बेटी जो है मैट्रिक की पढ़ी हुई है ना। और शंकर से राय लेते हैं। क्या शंकर, तुम क्या कहते हो? शंकर बोलता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करनी नहीं। और शंकर भी उनकी बात में बात मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल सही आपने पिताजी कहा, वैसे भी उसको कौन सी नौकरी करनी है? तो रामस्वरूप बोलते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो रामस्वरूप कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, नौकरी का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरी जो बेटी है वह वहां तक पढ़ी ही नहीं है। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़के और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्द का काम होता है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो चूंकि गृहस्थी जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो रामस्वरूप बोलते हैं, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरतों की नहीं। हाँ हाँ। तो रामस्वरूप उसी में एक बात को जोड़ते हुए कहते हैं कि मर्द हैं उनकी दाढ़ियां होती हैं, औरतों की नहीं होती। अब शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसी बातों पर जो शंकर भी है वह हंसने लगता है, लेकिन अब गोपाल प्रसाद कुछ गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। तो गोपाल प्रसाद अब गंभीर होकर बोलते हैं, चलिए ये सब बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पढ़ाई जो ऊंची तालीम है यह सिर्फ मर्दों के लिए बनी हुई है, इसे सिर्फ मर्द ही प्राप्त कर सकते हैं। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। तो रामस्वरूप शंकर से कह रहे हैं, और थोड़ा चाय लीजिए। शंकर तब बोलता है, धन्यवाद, पी चुका। तो शंकर कहता है, नहीं नहीं, मैं चाय पी चुका हूँ, अब मुझे चाय नहीं चाहिए। तो रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, आप चाय और लीजिएगा क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, बस साहब अब तो खत्म कीजिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब जो ये आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं इसे तो अब खत्म कीजिए। तो रामस्वरूप बोलते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि आपने कुछ खाया पिया नहीं, और वो जो टोस्ट है वह इसलिए नहीं है कि मक्खन जो है। इतना ही कहते हैं कि गोपाल प्रसाद बोलते हैं, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। तो कहते हैं जैसे वो मक्खन की बात बोलने वाले थे, उसी समय गोपाल प्रसाद उनके बात को काटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हम कोई खाना खाने तो आए नहीं थे, नाश्ता ही करने आए थे, और वैसे भी टोस्ट वोस्ट जो है वह हमें पसंद नहीं है। और रामस्वरूप फिर बोलते हैं, हाँ हाँ, और रामस्वरूप हाँ हाँ कहते हैं, और उसके बाद मेज को एक तरफ से सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। और फिर वे मेज को सरकाते हुए अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करते हुए अपनी पत्नी से प्रेमा से बोल रहे हैं कि जरा अपनी मतलब जो उमा है उसको पान के साथ भेज देना। और गोपाल प्रसाद से कहते हैं, सिगरेट वगैरह मंगाऊं क्या? और तभी पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गाड़ कर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे थे। तो तभी जो उनकी बेटी है उमा, वे आ रही है, पान की जो तस्तरी है हाथों में लिए हुए, और उन्होंने सादा एक कपड़ा पहना है, और वे गर्दन उनकी झुकी हुई है, वे आ रहे हैं। और जो बाबू गोपाल प्रसाद है उसे आंखें गाड़ कर अच्छे से उसे निहार रहे हैं, और जो शंकर है वह आंखें छिपाकर थोड़ा शर्मा के उनकी ओर देख रहा है। तो रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। तो रामस्वरूप हाँ हाँ कहते हुए अपनी बेटी से पान का जो वह तस्तरी है उसे लेते हैं, और गोपाल प्रसाद को कहते हैं, आप ही की लड़की है,
उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? तो रामस्वरूप बोलते हैं जरा सकपका कर। तो रामस्वरूप थोड़ा सकपका डर जाते हैं और कहते हैं, जी वह पिछले महीने की इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया है। तो रामस्वरूप थोड़ा सकपका जाते हैं और कहते हैं, जी वो कोई ऐसी बात नहीं है, दरअसल इसकी पिछले महीने में आंख थोड़ी खराब हुई थी, इसीलिए डॉक्टर ने इसे चश्मा लगा दिया है और ये कुछ दिनों तक ही ये चश्मा इसकी आंखों पर रहेगा। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? फिर रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह मैंने तो अर्ज किया ना। तो रामस्वरूप कहते हैं, नहीं, ये चश्मा पढ़ाई के कारण नहीं लगा है, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, स्पष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। तो उसके बाद वह कुछ समझते हैं कि हाँ, उसी कारण से चश्मा लगा हुआ होगा कि इसकी आंखें दुख रही थी। और उसके बाद वह कोमल स्वर में कहते हैं, बेटी आओ यहाँ बैठो। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे के पास उमा बैठती है, तो उमा वहाँ जाके बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद फिर बोलते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो गोपाल प्रसाद अब जज कर रहे हैं, वे कहते हैं कि सब कुछ तो इसमें सही है, चाल ढाल भी इसका सही है, चेहरा मोहरा भी सब कुछ सही है, अच्छा आप थोड़ा देख लेते हैं कि इसे गाना बजाने आता है कि नहीं। रामस्वरूप फिर बोलते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। फिर उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाना शुरू कर देती है। तो उसके बाद जो उमा है वह सितार को उठाती है और उसके बाद वह गाना गाना शुरू करती है, जो कि एक मीरा के द्वारा गाया हुआ एक गाना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस गाने को वह गाने लगती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, तो उसके स्वर से जाहिर हो रहा है कि उसे गाने की अच्छी समझ है। उसके बाद उसके स्वर में तालीमता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो तभी जब वह गाने में पूरी तरह से मग्न हो जाती है और वह थोड़ी ऊंची आवाज में गाना गाने लगती है और उसका जो सिर है वह उठ जाता है और वह शंकर की ओर देखने लगती है और तभी एकाएक वह गाना गाना बंद कर देती है। तब रामस्वरूप बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो रामस्वरूप बोलते हैं, बेटी क्या हुआ, जो यह गाना गा रही हो इसे तो कम से कम पूरा करो। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तभी जो उमा है वह सितार रखकर फिर से अपने कमरे में जाने लगती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, अभी ठहरो बेटी। तो रामस्वरूप भी बोलते हैं, थोड़ा यहाँ बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, उमा से बोल रहे हैं, तो तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी? तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, क्या तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी आती है उमा? उमा बोलती है, चुप। उमा फिर से चुप रहती है। तो फिर रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ वह तो मैंने आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्तों वाली, इसी ने खींची है और उस दीवार पर भी। तो रामस्वरूप बोलते हैं, हाँ इसे पेंटिंग वेंटिंग सब कुछ आती है और मैंने आपको बताना भूल गया, और ये सब जो पेंटिंग आप देख रहे हैं कुत्तों वाली और वहाँ दीवार पे जो लगी हुई है, ये सभी उमा ने ही बनाया है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? तो उसके बाद गोपाल प्रसाद बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, और सिलाई वगैरह, जो सिलाई का काम है ये भी इसे आता है? तब रामस्वरूप बोलते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। हाँ। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? तो उसके बाद बोलते हैं, चलो ये सब तो ठीक है बेटी, लेकिन ये सब जो इतना तुम की हो, इसके बदले तुमने कुछ इनाम विनाम जीते हैं कि नहीं? उमा चुप। उमा अब भी कुछ नहीं बोल रही है। रामस्वरूप इशारे के लिए हंसते हैं। तो रामस्वरूप उमा से इशारे में कुछ कह रहे हैं कि तुम कुछ बोलो, इसके लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। लेकिन फिर भी उमा चुप ही है।
उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। तभी गोपाल प्रसाद अधीर हो जाते हैं और तभी जो रामस्वरूप है वे थोड़े डर जाते हैं, सकपका जाते हैं। और रामस्वरूप बोलते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। तब रामस्वरूप थोड़ा सकपकाते हुए बोलते हैं कि उमा जवाब दो, गोपाल प्रसाद जो आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। और कहते हैं गोपाल प्रसाद से, जरा शर्माती है मेरी बेटी, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। तो फिर गोपाल प्रसाद थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तो आप ही बोल रहे हैं, जरा इसे भी तो अपना मुंह खोलने दीजिए, यह भी तो कुछ बोले। तब रामस्वरूप बोलते हैं उमा से, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो। तो उमा से कह रहे हैं, जो ये लोग पूछ रहे हैं इसका कुछ जवाब दो उमा, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में। तब उमा हल्की आवाज में लेकिन बहुत ही मजबूती से बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी में से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप तब के चौंक जाते हैं, चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा तो रामस्वरूप चौंकते हैं और वे खड़े हो उठते हैं। अब उमा बोलती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर। तो अब उमा अपने पिता से बोल रही है कि ये जो लोग आए हैं मुझे खरीदने के लिए, इनसे जरा पूछिए कि जो लड़कियां होती है उन्हें उनके पास दिल नहीं होता क्या उन्हें कभी उनके दिल में चोट नहीं लगती, और ये जो भेड़ बकरी की तरह मुझे खरीदने आए हैं जैसे कोई कसाई खरीदता है, मैं क्या एक भेड़ बकरी हूँ। गोपाल प्रसाद तभी तनाव में आकर थोड़े गुस्से में आकर बोलते हैं, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से थोड़े तेज आवाज में बोलते हैं कि आपने हमें यहाँ क्या इज्जत उतारने, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तब उमा कहती है तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नापतोल कर रहे हैं। और अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए। और कहते हैं कि जरा इस शंकर को जो आप इतना अच्छा इंसान समझ रहे हैं, इसे जरा पूछिए तो कि ये कुछ दिन पहले लड़कियों के हॉस्टल के पास से क्यों भगाए गए थे, जो इधर उधर वहाँ कर रहे थे। शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर भी बोलता है, बाबूजी यहाँ से हम लोग चलते हैं, चलिए। गोपाल प्रसाद, तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप। तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप के इधर देखते हैं तो रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। तब उमा बोलती है, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताका झांकी कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप बोलते हैं, उमा। तो रामस्वरूप उमा को संभालते हैं और कहते हैं, उमा चुप हो जाओ। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, तो गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और गुस्से में पूरे रहते हैं, बस करो चुप। तब गोपाल प्रसाद खड़ा होकर गुस्से में, बस हो चुका। तब गोपाल प्रसाद गुस्से पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी वहाँ है, मैं चलता हूँ। बेट ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, उफ गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा फिर बोलती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लड़के बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। और कहते हैं, उमा कहती है कि जरूर आप यहाँ से जरूर चले जाएं, लेकिन जब घर जाएंगे तो अपने बेटे से पूछिएगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, मतलब इसके पास आत्मविश्वास है कि नहीं, बैकबोन। और कहती है बैकबोन के बारे में जरा जरूर पूछिएगा उनसे। और इसके बाद बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। तो इसके बाद बाबू गोपाल प्रसाद के पास एक बेबसी भरी एक उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और उनके लड़के का मुंह एक रोने वाले शक्ल जैसा हो चुका है।
दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। तभी प्रेमा अंदर से घबरा के बाहर आती है। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। तब प्रेमा बोलती है उमा से, उमा, उमा तुम रो क्यों रही है? यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। तभी जो रामस्वरूप अभी बैठ गए थे चिंता के मारे, वह फिर से खड़े हो जाते हैं। तभी रतन वहां पे आता है। रतन, बाबूजी मक्खन। और रतन बोलता है, बाबूजी मैं ये मक्खन लाया हूँ। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। तभी रतन जो मक्खन लेके आया है सभी उसकी तरफ देखते हैं। उसी बीच पर्दा गिरता है और यह नाटक यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हुई होती है और उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें छोटा दिखाया जाता है, इस पे कटाक्ष करते हुए कैसे आत्मविश्वास के साथ लड़कियां उससे लड़े, उससे जूझे, इसके बारे में लेखक ने हमें बताया है। और क्या क्या समस्याएं उनके जीवन में आती है उसके बारे में बताया है। इससे आप भी सीख ले सकते हैं और लड़कियों के साथ जहां भी ऐसा व्यवहार किया जाता है उस पर आप अपने राय रखें और उसे जहां तक हो उसे रोकने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट, ये एकांकी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस पाठ का आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया उसे भी बताएं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस पाठ को समझने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है या जिनको इस पाठ की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उसका आप सम्मान करें, चाहे वह आपकी बहन हो, माँ हो या कोई भी लड़की हो, उसका सम्मान करें। कभी भी मजाक में भी उनके साथ वैसा व्यवहार ना करें जिनसे उन्हें कोई तकलीफ हो। जय हिंद, जय भारत।